Okay, assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes. Welcome to our channel. Now we will start second year organic chemistry. So chapter number 7, lecture number 1, organic chemistry. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि जी व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बताऊं कि सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री कोर्स में 5 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ना है। उसमें एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री शामिल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बायोकेमिस्ट्री आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा 6 चैप्टर है हमारे कोर्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर है और एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक ही चैप्टर है। सो टोटल 16 चैप्टर बनते हैं। ज़्यादा जो कोर्स है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो आज हमने पहले लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़रा फोकस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेटा आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सर पहले आप क्यों फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड अ प्रैक्टिस केमिस्ट्री, इसलिए हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ज़रा टाइम ज़्यादा मिले, इस पर आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीखी जा सकती। तो इसी वजह से हर टीचर की कोशिश होती है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा पहले फोकस कर ले, क्योंकि बच्चों को ज़रा टाइम ज़्यादा मिले। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि जी व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो इसका आंसर भी वेरी सिंपल, नाम से ज़ाहिर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि कंपाउंड बेटा 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक अनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और जिसमें अनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी होती है दे आर कॉल्ड अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हमने पहले जो फोकस करना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बेटा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ठीक है, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो पहले मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड बताऊं, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी के बारे में भी बताऊं। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 2 बेसिस पे देखना है। जो पहला बेस है दे आर कॉल्ड ओल्ड कंसेप्ट, दे आर ओल्ड बेस, दे आर ऑन द बेस ऑफ सोर्स। और दूसरे कॉन्सेप्ट से जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने हैं they are modern concept, they are modern concept, they are on the base of composition, you also called formula analysis। on the base of source के मुताबिक ये जो कंसेप्ट है ऑन द बेस ऑफ सोर्स वाला, ये पुराना कंसेप्ट है, ये ओल्ड कंसेप्ट है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सबसे पहला जो कंसेप्ट था वो ऑन द बेस ऑफ सोर्स था, और ये कंसेप्ट जो है ये एक साइंटिस्ट था, उसी ने पेश किया था, दैट इज पार्सेलस। चेकअप ऑन द बेस ऑफ सोर्स के मुताबिक
जैसा नाम से जाहिर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिनका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या मतलब सोर्स ऑर्गेनिज्म हो? मतलब कि वो कंपाउंड जो लिविंग बॉडी में ही बनते हो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म हो, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल palmitic acid। बेटा ये जो कंपाउंड है palmitic acid, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन द बेस ऑफ सोर्स। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड सिर्फ लिविंग बॉडी में ही बनता है। दे आर ओनली सिंथेसाइज्ड इन लिविंग बॉडी। दे आर ओनली सिंथेसाइज्ड इन लिविंग बॉडी। क्योंकि ऑन द बेस ऑफ सोर्स के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑल दोस कंपाउंड which are only synthesized in living body। You know there are two types of living, one is plants, another is animals। तो बेटा जो कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड हो वो ऑर्गेनिक होगा। ये मॉडर्न डिफिनीशन नहीं है, ये ओल्ड डिफिनीशन है। वो ऑर्गेनिक होगा which are only synthesized in living body। For example, palmitic acid। Why they are called palmitic acid? Because they are synthesized in pollen। Pollen means खजूर। चूंकि ये कौन से लिविंग बॉडी में बनता है? प्लांट्स, दैट इज pollen, इसलिए इसको palmitic acid कहते हैं। और palmitic acid एक्चुअल फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इतनी डिटेल पे हम नहीं जाएंगे फिलहाल। वैसे मैंने कंपाउंड का नाम आपको बताया palmitic acid। इसका फार्मूला है P15, क्योंकि इसमें 15 कार्बन है, 15 कार्बन है। इसी वजह से ये वैसे केमिस्ट्री की मैंने खुद ही सजेस्ट किया है कि P का मतलब है 15, इसमें चूंकि 15 कार्बन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड है जिनका सोर्स सिर्फ लिविंग बॉडी है, सिर्फ लिविंग बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, अलावा नहीं होते। लाइक फॉर्मिक एसिड। क्या फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड का? HCOOH। क्यों कहते हैं इसको फॉर्मिक एसिड? क्योंकि लैटिन में एंड क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज एनिमल। एंड को फ्यूमर कहा जाता है। क्योंकि ये एसिड जो है ये फ्यूमर में एंड में सिंथेसाइज्ड होता है, इसी वजह से इसको फॉर्मिक एसिड कहा है। सो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेस ऑफ सोर्स कॉन्सेप्ट, ये भी फिर ऑर्गेनिक हुआ। इसी तरह बेटा जो कंपाउंड सिर्फ लिविंग बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड हो, आर्टिफिशियल ना हो, लेबोरेटरी में ना हो, मतलब कंपाउंड मेट ना हो, सिर्फ लिविंग बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो, वो ऑर्गेनिक होता है। लाइक palmitic एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा जरा स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसको राइज करता हूं। ओके, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स का तो नाम सुना होगा, न्यूक्लिक एसिड का नहीं सुना है।
न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा समझा दो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है बेटा? डीएनए प्लस आरएनए कंबाइंडली कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए को कंबाइंडली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये वो कंपाउंड है विच इज ओनली सिंथेसाइज्ड इन लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी आर्टिफिशियल ये नहीं बनते, ये लिविंग बॉडी में ही बनते हैं। सो ऑन द बेस ऑफ सोर्स कंसेप्ट के मुताबिक कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक है? शाबाश, जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म हो, मतलब जिनका ओरिजिन ऑर्गेनिज्म हो, मतलब जो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड हो, दे आर ऑर्गेनिक। तो ये वो कंपाउंड मैंने बताए, पल्मेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड सो, जो लिविंग बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड होता है, सो दे आर ऑर्गेनिक। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके तो फिर बेटा आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि सर बारसेलस क्यों कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही बन सकते हैं, इनका सोर्स सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही हो सकता है, लिविंग बॉडी ही हो सकता है, अलावा ये नहीं बनते। वजह क्या है? क्यों ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं, आर्टिफिशियल नहीं बनते? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। इसकी रीजन ये है, वजह ये है कि ये सिर्फ लिविंग बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं, अलावा नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, एंड द नेम ऑफ सच अ फोर्स इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। द नेम ऑफ सच अ फोर्स इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। वाइटल, जरूरी, या सिंपल आप कह सकते हैं वाइटल फोर्स का मतलब है रूह की ताकत, इसकी जरूरत होती है। अब चूंकि रूह जो है वो तो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही पाया जाता है, वाइटल फोर्स तो चूंकि सिर्फ लिविंग बॉडी में ही होता है, आर्टिफिशियल तो नहीं होता, कुर्सियों में तो नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से बर्जेलस कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिविंग बॉडी ड्यू टू वाइटल फोर्स, क्योंकि वह वाइटल फोर्स है, और वाइटल फोर्स के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते, बन ही नहीं सकते। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग में सिंथेसाइज्ड होते हैं। जब लोगों ने सुना इसका रीजन, इसने जो जवाब दिया कि जी दे आर ओनली सिंथेसाइज्ड इन लिविंग बॉडी ड्यू टू वाइटल फोर्स, सबने क्लैपिंग की। फिर बर्जेलस ने क्या किया? उसको जब पता चल गया कि जी दैट इज ओनली ड्यू टू वाइटल फोर्स, इसलिए ये सिर्फ लिविंग बॉडी में ही बन सकते हैं, अलावा नहीं बन सकते, तो बर्जेलस ने इसे एक थ्योरी बनाई, and the name of this theory called vital force theory. Vital force theory. Vital force. So what is vital force theory? नाम से ज़ाहिर है, what is vital force theory? According to vital force theory, all the organic compound only synthesized in living body due to vital force. They can't synthesized in non-living body, क्योंकि वहां वाइटल फोर्स नहीं होता। बात समझ आ रही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर में अक्सर मैं देखता हूं हर सेशन में बोर्ड में ये क्वेश्चन होता है कि जी व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, 2 नंबर का। तो फिर आपने क्या कहना है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? पहले आपने बताना है कि जी ये थ्योरी पेश किसने किया है और कब पेश किया है। ये 18वीं सेंचुरी का कंसेप्ट है, पेश किसने किया है और कब किया है। तो इस थ्योरी के मुताबिक आपने जस्ट 2 नंबर हासिल करने हैं। तो आप कैसे हासिल करेंगे कि इस थ्योरी के मुताबिक जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही बनेंगे, क्योंकि वहां वाइटल फोर्स होता है, एंड दे आर कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। बात समझ आ रही है ना सबको?
सो दैट इज ऑल अबाउट कि जी व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ सोर्स। मैं ज़रा जल्दी एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ सोर्स के मुताबिक क्या है। वो कंपाउंड इज ऑर्गेनिक जिनका सोर्स, जिनका ओरिजिन्स लिविंग बॉडी हो, मतलब जो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड हो। क्यों? क्योंकि तैयारी के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए एक फोर्स चाहिए, दैट इज वाइटल फोर्स। वो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही एग्जिस्ट कर रहा है, अलावा नहीं। एंड दे आर कॉल्ड वाइटल फोर्स theory. So that is all about a old concept of organic compound. But such a concept, vital force theory, on the basis of source, old concept, later on rejected. ये बाद में गलत साबित हुआ। After 28 years ago, कब ये कंसेप्ट पेश किया था बर्जेलस ने, जैकब ने 18th सेंचुरी में। लेकिन ये 28 ईयर्स एक कंसेप्ट ठीक रहा, चलता रहा, लोग मानते थे। बट आफ्टर 28 ईयर्स एगो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम ओलर था। उसने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम यूरिया था। लेकिन बनाया कैसे? 1828 में ओलर ने यूरिया कंपाउंड बनाया कैसे? एक और कंपाउंड को हीट करके, दैट इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हीट करके एक कंपाउंड हासिल हुआ जिसका नाम यूरिया था। लेकिन अमोनियम साइनेट कहां से मिला? यह भी तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि सर ओलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया हासिल किया, विच इज ऑर्गेनिक। ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक है, लेकिन इसको अमोनियम साइनेट कहां से मिला? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेटा अमोनियम साइनेट इस तरह मिला कि उसने अमोनियम सल्फेट को जब पोटाशियम साइनेट के साथ KCNO के साथ मिलाया तो इससे अमोनियम साइनेट हासिल हुआ। Once again, जब अमोनियम सल्फेट को पोटाशियम साइनेट के साथ मिलाया तो इससे अमोनियम साइनेट हासिल हुआ। उसी अमोनियम साइनेट को जब उसने हीट किया, लेकिन यहां कोई वाइटल फोर्स नहीं है, कोई लिविंग नहीं है, हीट किया तो इससे यूरिया हासिल हुआ, विच इज ऑर्गेनिक। यूरिया इज ऑर्गेनिक। तो यहां पे एक हलचल मची कि जी बार्सेलस तो कह रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म हो। यहां पे तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही सिंथेसाइज्ड हुआ यूरिया, लेकिन यहां तो कोई वाइटल फोर्स नहीं है, कोई लिविंग बॉडी नहीं है। विदाउट लिविंग बॉडी, विदाउट वाइटल फोर्स, जस्ट हीट टू अमोनियम साइनेट, उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हुआ। इसका मतलब है कि वो जो कंसेप्ट था वो गलत था। मुझे नहीं पता, लेकिन ओलर पूछ रहा है ओल्ड कंसेप्ट से कि क्या आपका कंसेप्ट रिजेक्ट हो रहा है? तो उसने कहा जी हाँ। जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट वाइटल फोर्स बन रहा है, विदाउट ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो सारी बात है फिर जो मेरी थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, वो तो रिजेक्ट हो रही है। तो इसी तरह वो रिजेक्ट हो गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ईटा के लिहाज से, एमडीकेट के लिहाज से, बोर्ड के लिहाज से, कि उस साइंसदान का नाम बताए जिसने सबसे पहले यूरिया बनाया था, ओलर। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है कि वो कौन सा कंपाउंड था जो सबसे पहले आया जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया? दैट इज यूरिया। दैट इज यूरिया।
तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ऑन द बेस ऑफ सोर्स वाइटल फोर्स थ्योरी, वो सारी थ्योरी, वो सारा कंसेप्ट ओलर ने यूरिया सिंथेसाइज्ड करने से रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप लोग भी ही क्वेश्चन करेंगे कि सर फिर हम कौन से कंपाउंड्स को, किस कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कहे, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ सोर्स वाला कॉन्सेप्ट तो गलत हुआ, तो फिर हम कौन से कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कहे। तो नेक्स्ट हमने मॉडर्न डिफिनीशंस पे जाना है कि जी व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हमने एक और बेस से करना है, उसका नाम है ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन और फार्मूला। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मेरा जो नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर्स होगा वो मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में होगा। थैंक यू वेरी मच।